Hi guys, welcome to my channels Reading Lovers. I hope you are working hard. Now इस सेशन में हम अपना रीजनिंग मैथ और इंग्लिश हिंदी सारे अपने टॉपिक्स कवर करेंगे क्योंकि ये हमारे सारे एग्ज़ाम्स में हमें काम आते हैं। और तकरीबन चाहे आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे केवीएस का हो, डीएसएसबी का हो, ग्रुप डी का हो, कोई भी अदर एग्ज़ाम्स, सो ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन अगर इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारे और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट अस स्टार्ट। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोज़ को ये जो हैश $43 और फर्स्ट को 5 ट्राइंगल हैश 37 लिखा जाता है तो स्टोर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि जैसे आर का जो आपका, आप इसको ऐसे लिख लीजिए जैसे ये रोज़ वर्ड है तो ये इसकी बार बार देखने की बजाय आप इसको बिल्कुल एक साथ ऐसे सीक्वेंस में लिख लीजिए ताकि ये बहुत जल्दी हो जाता है और इसका गलत होने की संभावना भी नहीं रहती है। फिर आप इसमें देख लीजिए जो एस हैं, एस का क्या है, एस का 3 है तो इट मीन्स हमारे ये दो ये जो कट हो गए हैं और सी और डी में से कोई आंसर है। फिर उसके बाद आता है आपका टी इसमें नहीं है, ई में क्या है आपका एस, ये दोनों में है। फिर आता है आपका आर में हैश है और यहाँ पर हैश दोनों में हैश है क्योंकि इन क्वेश्चन में बहुत लिटिल बिट डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद आता है आपका एस टी जो आर, उसको टिक करते जाएं आप वर्ड को कि ये वर्ड हमारा कवर हो गया है। जैसे ये एस ई आर और ओ की जगह कहाँ है 4 और इसमें 4th प्लेस पे आना चाहिए 4, तो ये 3rd प्लेस पे आना चाहिए तो 3 7 1 2 3, तो ये वाला हमारा राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से आप इनको बिल्कुल श्योर होके कर सकते हैं और ये रोंग भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु कहलाता है क्रोह चोटी, गारोह चोटी, तोसा चोटी या ग्रेशर चोटी। जो ये मोरनी पहाड़ियाँ हैं जिसकी जो ऊंचाई है वो 1467 मीटर मानी जाती है और यह पहाड़ी जो है वो चंडीगढ़ से लगभग 45 किलोमीटर दूर है और यह एक मतलब पर्वतीय स्थल भी है। और इसका जो ये किसके अंतर्गत आती है, ये क्रोह चोटी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आरेख चुनिए जो कॉलेज के छात्रों, गायकों और नर्तकों के बीच संबंध सही निरूपण करता है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए जो ये वेन डायग्राम गिवन है तो ये दिखाता है आपको कि जो कॉलेज के छात्र, गायक और नर्तक, तो मतलब ये जो तीनों हैं ये सारे इनके बीच का जो संबंध दिखाता है कि जैसे छात्र होने चाहिए, गायक होने चाहिए और नर्तक। कॉलेज के छात्र वो गायक भी हो सकते हैं और नर्तक भी हो सकते हैं। तो उनका जो सही, जो फर्स्ट में देखते हैं जैसे ये तो एक के अंदर आ गया है, एक ये सपोज ये छात्र हो गया, ये गायक, तो ये रॉन्ग है। फिर उसके बाद ये भी सेम है, इसमें 2 का संबंध है और ये इसमें तीनों का इंटर रिलेशंस दिखाया गया है। जैसे ये छात्र हो गया, ये गायक हो गया और ये नर्तक। ठीक है, तो हमारा और ये भी, इसमें भी ये भी रॉन्ग है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या मुंबई? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि उन्हें परावर्तित किया जा सकता है, अपवर्तित किया जा सकता है, विवर्तित किया जा सकता है या फिर ध्रुवित किया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है बार बार, ये प्रकाश तरंगों से रिलेटेड। तो इसका जो सही ऑप्शन है
वो है ऑप्शन डी। क्योंकि जो प्रकाश तरंगे हैं उनको अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, इनको ध्रुवित किया जा सकता है क्योंकि इसके ध्रुवण की जो प्रक्रिया है वो केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। तो ये इससे निकल जाता है कि जो अनुप्रस्थ तरंगे अगर हमें आती हैं तो अनुदैर्ध्य, क्योंकि ये दो तरह की होती है, एक अनुप्रस्थ होती है और एक अनुदैर्ध्य है। तो ये जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं इनको ध्रुवित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द एग्जामिनेशन के अक्षरों में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो आप देख लीजिए कि कौन सा शब्द नहीं आता है। ये तो EXAMINE, क्योंकि इसमें जो है वो डबल ई आया है फर्स्ट ऑप्शन में, और ई है सिंगल, तो फर्स्ट से ही हमें इसका आंसर मिल गया। लेकिन बट वी वांट टू सी अदर ऑप्शंस, क्योंकि कहीं और ऑप्शंस में भी ऐसा हो जाता है कि ये और ऑप्शन में आंसर निकल आए। नेशन, नेशन सेम एज इट इज़ है, ये बन सकता है। नोट, NOTE, ये भी बन सकता है। टोन, ये भी बन सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की मनु भाकर ने हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता, यानी गोल्ड जीता। तो उसने किस में जीता है? ये निशानेबाजी में, कुश्ती में, मुक्केबाजी में या हॉकी में। ये एक फेमस शूटर हैं जो मनु भाकर है, और उन्होंने जो 10 मीटर जो एयर पिस्टल होती है निशानेबाजी की स्पर्धा, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया था। और मनु भाकर जो है वो हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं, गोरिया गांव की। और इन्होंने 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भी इन्होंने जो 10 मीटर एयर पिस्टल होती है उसमें भी गोल्ड जीता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वह स्वयं की 8 गुनी कितने समय में होगी? तो इसमें ईयर देख लीजिए, 45, 48, 54 या 60। पहली लाइन क्या बताती है कि कोई धनराशि है, मान लीजिए हमारे पास कोई धनराशि है जिससे अमाउंट को हम P मान लेते हैं, ठीक है, और 15 वर्ष में वह दोगुनी हो जाती है। तो इसका सीधा सा हिसाब होता है कि जैसे ये सपोज हम यहाँ कर लेते हैं इसको, कि जैसे आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, यानी जो हमारी अमाउंट है, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस P का 1 प्लस R ओवर 100 ऊपर है T, ठीक है। तो आपने इस फॉर्मूले में सिंपल पुट करना है। तो आपको क्या करना है कि इसमें 15 वर्ष में दोगुनी बताई गई है, तो आपका ये क्या होगा, जो हमारी जो अमाउंट है वो दुगनी हुई है ये वाली, तो ये हो जाएगी 2P बराबर आपका यही चलता रहेगा, यानी ऊपर क्या हो जाएगा ये वाला 1 प्लस R बटे 100, और टाइम कितना है 15। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद है आपको क्या करना है, उस नेक्स्ट स्टेप के बाद तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी अमाउंट है ये हो जाएगी 2 बराबर 1 प्लस R बटे में 100 ऊपर की पावर 15। तो ये इसकी जो पावर है ये इसकी पावर मान लेते हैं ऊपर, तो ये 2 की पावर 1 बटे 15 बराबर यही वाला आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है कि स्वयं की 8 गुनी कितने समय में। अब इसकी खुद की 8 गुनी कर देते हैं हम इसको, यहाँ मनी को इसके आगे कर लेते हैं हम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो इसकी खुद की 8 गुनी कैसे हो जाएगी, जैसे यहाँ पर 8 हो गया, 8 बराबर यही वाला फॉर्मूला, यानी 1 प्लस R बटे 100 ऊपर की पावर, इसने स्वयं की 8 गुनी बोली है ना, तो ऊपर यहाँ पर टाइम गिवन नहीं है तो T, तो ये क्या हो जाएगी, इसको फिर पावर को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगी 2 की 8, ठीक है।
तो उसमें हम इनको इक्वल कर लेते हैं। पहले वाले की हमारे पास 2 की पावर 1/15 आई थी। ओके, तो जो 8 है 2 की 8 यानी क्या हो जाएगा, ये 2 की 3 हो जाएगा। जो 8 होता है वो 2 की 3 होता है ना, यानी ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8 में। तो ये हो जाएगी आपकी 2 की 3 बराबर 2 की पावर 1/15। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगी, क्योंकि जब आपकी पावर इक्वल हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी ये हो जाएगी 2 बराबर t/15 बराबर में 3। तो ये आज इससे गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 45। ये बिल्कुल देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और एकदम से निकल आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के मैसे यानी महत्तम समापवर्तक और लैसे और मतलब लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम 8 और 48 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इट्स वेरी वेरी इजी। आपने क्या करना है, जो ये मैसे हैं 8 और ये जो लैसे है 48, इसको गुणा कर देना है और ओवर में जो संख्या है वो कर देनी है, यानी 24 दूनी 48, संख्या आ गई 16। ये 1 सेकंड में निकल आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5834 में से घटाने पर संख्या 20, 28, 32, 35 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है होगी। तो आपने सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या देखना है कि वह सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो जितने भी ये गिवन है इनका एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ सिंपल फॉर्म में आपने सिंपल तरीके से बिल्कुल 20, 28, 32 और 35 इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये एलसीएम आ जाएगा इसका 1120। ठीक है, इसको आप सिंपल कर लीजिए, बिल्कुल जैसे जो ये 5th 6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है जो एलसीएम उसमें सिखाते हैं। तो आपने ऐसे इसको निकाल लेना है। फिर आपने क्या करना है, इसमें क्या पूछा गया कि इसमें से घटाई जाने वाली जो घटाकर क्या संख्या प्राप्त होगी। तो आपको क्या करना है, जो ये 58 ये जो संख्या है ये वाली 5834, तो आपने ये क्या करना है 5834 में से आपको 1120 माइनस कर देने हैं। तो 1120 माइनस करके आ जाएगा आपका 4 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 4714 आपकी ये संख्या आ गई। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। देन वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। जो स्नेहक तेल डालते हैं वाहनों में, जैसे ईंधन दहन के लिए, प्रवाह को धारा रेखीय बनाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए या घर्षण कम करने के लिए। जो वो एक्स्ट्रा तेल डाला जाता है जो वाहनों में जो व्हीकल्स होते हैं, तो वो क्या करता है, वो उनका घर्षण जो बल है उसको कम करने के लिए डाला जाता है। कि जैसे जो संपर्क में उसमें जो दो वस्तुएं उनके मध्य कार्य करता है ये, और जो उसके अंदर जो व्हीकल्स में लगे होते हैं उसके पार्ट्स होते हैं, इनकी जो है अपेक्षित गति का विरोध करता है और इसकी सदैव जो गति होती है वो वाहनों की गति की दिशा के विपरीत होती है। तो इसलिए वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग घर्षण कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। कभी हमें कई बार ये लगता है कि घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण कम करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये आ जाते हैं थोड़े से एनालॉजी वाले क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पर नीचे दिए गए कुछ जो शब्द दिए गए हैं या अक्षर हैं या संख्या हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो, तो उसमें आपको चुने ये जो रेशो में दिए गए हैं इनका। जैसे ऑस्ट्रेलिया कैनबरा से संबंधित है, तो नेपाल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है, तो नेपाल की राजधानी क्या होगी। तो अगर ये सिंपल क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, तो ऑप्शन बी इज़ आवर आंसर। फिर 78 आता है कैंची कपड़ा। जैसे कैंची से क्या होता है, कपड़े का कटिंग होती है, कपड़ा काटा जाता है। तो फिर आगे दोनों देखने हैं, तो
पत्थर से ग्राइंडर काटा जाता है, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है, छुरी से पत्थर काटा जाता है, या बंदूक से शिकार किया जाता है। उसी तरह का ही काम होना चाहिए, उसी तरह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है। तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट गिवन है EGIKFILO। तो इनका कुछ आपस में रिलेशन है, तो आप पहले ये वाला रिलेशन देख लीजिए कि क्या है। ये बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, जैसे ई के बाद FGHI, जैसे एक वर्ड है ये, फिर दो बढ़ रहा है, फिर आई के बाद LIJKL, फिर तीन बढ़ गए हैं, KLMNO, फिर चार बढ़ गए हैं। आपने ऐसे ही बढ़ाना है, जैसे एफ के बाद आपने चुनना है G, यानी इन दोनों ऑप्शन में से कोई आंसर हो सकता है। तो एफ के बाद फिर G होगा, फिर G के बाद HI, यानी J वाला हो जाएगा आपका J, फिर आता है आपका J, फिर आपने तीन बढ़ाने हैं, यानी KLM, फिर आपका M आ जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए कि M वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। इस तरह ये कंसर्न करके आपको करना है। नेक्स्ट है, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक है, ये है दास कैपिटल, एशियन ड्रामा, एम्मा, गुड अर्थ। तो दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन सी इज आवर आंसर। ये कब लिखी गई थी, इसकी रचना हुई थी 1867 में, ठीक है। और ये जो बुक थी ये किस पे थी, इट्स ए वेरी वेरी फेमस बुक। ये कैपिटलिज्म पे थी। कैपिटलिज्म मीन्स पूंजी और पूंजीवाद का विश्लेषण। और इसमें मेन थीम क्या थी कि जो मजदूर वर्ग है उसका शोषण कैसे करता है कैपिटल, पूंजीवाद वर्ग। तो ये चीज़ इसमें दिखाई गई थी। और फिर हम दूसरे भी देख लेते हैं। जो एशियन ड्रामा है, एशियन ड्रामा के जो लेखक हैं वो गुरनान मिंडोल हैं। और एम्मा के लेखक हैं दिस इज़ ए फेमस इंग्लिश नावल। और इसके जो नावलिस्ट हैं दैट इज़ जेन ऑस्टिन, शी इज़ अ लेडी। और फिर आता है गुड अर्थ। गुड अर्थ के लेखक जो हैं वो पर्ल एस बंक थे। तो इस तरह से बाकी ऑप्शन से भी हमें बहुत नॉलेज गेन होती है। सो इस तरह आपको अपने ऑप्शंस क्लियर करने चाहिए। नेक्स्ट है, यदि 3/5 की पावर 3/5 की पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 टू x -1 हो तो x बराबर होगा। तो इसमें क्या दे रखा है, देखिए जैसे ये वाले दोनों की पावर है, ठीक है। हमें पता है कि जब हमारी जो ये सर्ड्स और इंडाइस वाला क्वेश्चन है, यानी इन हिंदी घातांक और करने वाला क्वेश्चन है ये, तो आपको क्या करना है, इनकी दोनों की पावर सेम है। तो आपने सिंपल फॉर्म में इसको ऐसे कर देना है, 3/5 की पावर जो है, क्योंकि गुना में जो शक्तियाँ हैं वो ये गुना करनी है ना, तो ये हो जाएगी 3 - 6, ठीक है। इज इक्वल टू, ये इज इक्वल वाला देख लेते हैं। तो 3/5 की पावर 2x - 1, यहाँ तक हो गया। आगे फिर उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें हमें ये वाला जो फॉर्मूला है छोटा सा ये लगाना होता है, जैसे a की पावर m गुना में a की पावर n, क्योंकि ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है ये इसका। और इज इक्वल टू a m प्लस n। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x की -1 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा हुआ, ये x की पावर पूछ रखी है ना। तो आपने क्या करना है, 2x बराबर -2, क्योंकि 3 में से एक गया 2, और x बराबर 2x बराबर -2, तो x बराबर हो जाएगा, क्योंकि कट जाएगा, और -1 आ जाएगा। तो x की पावर क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी इज आवर आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में वृत्त लड़कों का त्रिभुज खिलाड़ियों का तथा वर्ग ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करता है।
तो कौन सा भाग ग्रामीण खिलाड़ी और लड़कों का प्रतिनिधित्व करेगा? तो इसमें देख लीजिए आप, जो वृत्त है यानी जो ये सर्कल है ये लड़कों वाला है, तो आप उसको देख लीजिए जो आपसे पूछा जा रहा है, यानी ग्रामीण खिलाड़ी लड़कों का, तो वृत्त जो है वो लड़कों का। ओके, त्रिभुज जो है ये त्रिभुज जो है ये खिलाड़ियों का है, ठीक है। और वर्ग यानी जो ये नीचे स्क्वायर गिवन है ये ग्रामीणों का। तो इसमें पूछ रखा है हमें ग्रामीण खिलाड़ी लड़के, तो एक तो ग्रामीण होने चाहिए, तो आप इनको क्या करें, आप इनके ना नेम लिख लीजिए, जैसे ये लड़के हैं और त्रिभुज क्या हैं, ये खिलाड़ी हैं, और फिर उसके बाद आता है वर्ग, ये ग्रामीण है। तो इस तरह अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट होएगा। तो फिर आपको क्या बताना है, ग्रामीण खिलाड़ी और लड़के, तो आपने देखना है कि वो होना चाहिए जो ग्रामीण भी हो। अब हम सबसे पहले ग्रामीण में देख लेते हैं, ग्रामीण में डी है, ओके, ये वाला, ये तो बाहर आ गए हैं। फिर आता है लड़का, लड़का है ये लेकिन ये इसमें बाहर है। फिर बी है, ये इसके दो के अंदर है, एक से बाहर है, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी। और डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो डी है ये ही तीनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि ये तीनों में आ रहा है। बस नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की जो जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, तो क्योंकि ये 3 लड़ाइयाँ हुई थी, इसमें पहले बता रखा है, तो ये हुई थी आपकी 14 जनवरी 1761 में। और इसमें जो है इस वाली लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने शिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को हरा दिया था, पराजित कर दिया था, ठीक है। लेकिन इसके आप पहली लड़ाई भी जान लीजिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, और फिर दूसरी लड़ाई 1556 में, क्योंकि आप इसे 6 से भी याद रख सकते हैं, 1526, 1556 और 1761। दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता और उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है? इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, सीधा सा दे रखा है इसमें कि पिता और माता की जो औसत आयु है वो 35 वर्ष है, तो पिता और माता की औसत आयु यानी 35 गुणा 2, ये हो जाएगी 70 वर्ष, ठीक है। ये नहीं लिखना आपने पिता की आयु माता की आयु, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता है, तो आपने बिल्कुल टू द पॉइंट इसको सॉल्व करना है। फिर आता है पिता, माता और पुत्र, फिर आगे भी दे रखी है ना, पिता, माता और उनके पुत्र, एकमात्र पुत्र की थी, फिर तीनों की आयु दे रखी है, तो ये हो जाएगी 27 गुना में 3 यानी 81 वर्ष, ठीक है। तो फिर इसमें से आपने क्या करना है, फिर इसमें पुत्र की आयु कैसे निकल आएगी, तीनों की आयु में से 81 में से आपको 70 माइनस कर देने हैं, यानी 81 माइनस 70, और पुत्र की आयु निकल जाएगी 11, यानी बेटा जो है 11 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नीला को हरा, हरे को काला, काले को सफ़ेद, सफ़ेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल, लाल को नारंगी, तो रक्त कैसा है? इस तरह के क्वेश्चन में हम पता क्या कब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम इसको अपने से रिलेट करते हैं। रीजनिंग में क्या होता है कि जो आपसे पूछा गया है आपने उसका जवाब देना है। तो इसमें जो है रक्त का रंग कैसा है, वैसे तो जो रक्त है, ब्लड है, वो लाल रंग का होता है, लेकिन इसमें लाल को क्या कहा गया, वो आप लाल को देखो, लाल कहाँ पर है, गुलाबी को लाल और लाल को नारंगी, तो यहाँ पर लाल को नारंगी, ये पॉइंट पकड़ना है सिर्फ आपने, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी मानव रक्त को नारंगी कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगीतज्ञों और वाद्य यंत्रों जोड़ों में से कौन सा सही है? यानी जो संगीतकार हैं कि जो अपने जो वाद्य यंत्र बजाते हैं कौन कौन से हैं, जैसे पन्नालाल घोष,
संतूर वादक हैं, निखिल बनर्जी सितार वादक हैं, अमजद अली खान सारंगी हैं बजाते हैं, और विलायत खान तबला। तो इसमें से जो इसका जो सही जोड़ा है वो है ऑप्शन बी, निखिल बनर्जी जो हैं वो सितार वादक हैं। फिर इसमें देख लेते हैं जो पन्ना लाल घोष हैं वो ये बांसुरी बजाते हैं। फिर उसके बाद हैं विलायत खान सितार वादन से संबंधित है, जो ये विलायत खान ये सितार बजाते हैं, ठीक है। और फिर आता है निखिल रंजन बनर्जी, ये जो है निखिल रंजन जो बनर्जी है ये मेहर घराने के प्रसिद्ध भारतीय सितार वादक थे। और फिर आते हैं जो अमजद अली खान हैं उस्ताद, अन्य सितार वादक इनसे अलग भी हम देख लेते हैं। जो अन्य सितार वादक हैं वो पंडित रविशंकर हैं, उस्ताद विलायत अली खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये दे रखा है कि 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी छड़ की लंबाई कितने मीटर में होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये स्क्वायर पूछा जा रहा है, इट्स वेरी सिंपल, ये ध्यान रखना है आपने। तो आपने क्या करना है कि 10 का स्क्वायर, जिसको इन हिंदी में वर्ग बोलते हैं, प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ओके। फिर आपने क्या करना है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, फिर प्लस 100 प्लस 25, तो ये ऐड करके हो जाएगा 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, तो 15 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट है, अब आता है जो शब्द है यहाँ पर दे रखा है लेड मेंटो, ग्रीक के अक्षरों में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ओके। तो अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अब आपने देखना है KNOW, यहाँ पर देख लीजिए N है, KO और W ये है, फिर है LED और ये G, ये तो बन सकता है। फिर आता है जेंटल, GENT, ये भी बन जाएगा। फिर आता है आपका लॉज होता है LODG, ये भी बन जाएगा। तो एजेंसी रहता है, तो AG, ये A है, ये G है, इसमें Y नहीं है, तो Y का ओमिशन है इसमें, तो जो है तो ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अब आता है 89, यदि A की आय B की आय से 50% कम है, ठीक है, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है, इसने क्या बताया हुआ है हमें, इसको क्लियर कर लेते हैं, अब करते हैं। अब इसमें इसने क्या कहा है कि A की आय B की आय से, यानी A और B दो पर्सन है, ठीक है, A की आय B की आय से 50% कम है। तो ये एक सिंपल से फॉर्मूले से निकल आता है, ये है एक ट्रिक होती है इसकी, A/100 माइनस A गुना में 100, यानी A क्या है हमारा 50 है, तो 50/100 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 100% होगा, ओके। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट जो कैंट से फेमस है, छावनी की स्थापना हुई थी, और ये क्वेश्चन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में। तो ये हुई थी 1843 में, और ये जो है, ये जो प्लेस है, ये दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है, और उत्तर और चंडीगढ़ से 55 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, अब हम इंग्लिश की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके इस तरह से मिक्स्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बीच में रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सारे हम कवर कर लेंगे इसमें। तो सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द
given underlined word. We must adopt drastic measures to कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पर हमें जो वर्ड गिवन है ड्रास्टिक, इसका देखना है। तो इसका हमें क्या देखना है, सिनोनिम देखना है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन सिंपल, ड्रामेटिक, रियलिस्टिक और सेवर। तो इसका जो आंसर है वो है सेवर। सेवर इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ ड्रास्टिक बिकॉज it means likely to have a strong or extreme to the effect. Okay, then next question है, select the correct antonym of the। अब इसमें antonym बताना है given underlined word। he is a loving father takes great delight to his children। delight क्या होता है, खुशी, और इसके opposite क्या हो जाएगा, revolt, dissatisfaction, disgust, एन्जॉयमेंट। तो इसमें हम उलझ जाते हैं। तो जो खुशी और घृणा, ये डिस्कस्ट क्या होती है, ये घृणा होती है। ओके, तो इसमें जो डिलाइट है, डिलाइट का मीन्स तो खुशी होता है, प्लेजर्स टू समवन, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा डिस्कस्ट मीन्स ए फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल अराउज्ड बाय समथिंग अनप्लेजेंट और ऑफेंसिव। ओके, तो अब राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, fill in the blank with most appropriate options। your lucky dash is the 20th century। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं कि इसमें क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो आप देख लीजिए, यू आर लकी बाय बीइंग बोर्न इन द 20th century, टू हैव बीन बोर्न, फॉर बीइंग बोर्न, टू हैव बोर्न। तो इसमें आपका जो सेंस बनता है वो बनेगा टू हैव बीन बोर्न। ओके, तो ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें बीन का ओमिशन है, तो इसलिए आवर राइट आंसर है ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज़ एन एरर। ठीक है, आई हैड वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड माई बॉस वॉज नॉट सेटिस्फाइड, नो एरर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने देखना है, ध्यान से करिए। आई हैड वर्क हार्ड वेरी हार्ड on this project and my boss was not satisfied। तो satisfied के साथ क्या आएगा आपका, satisfied के साथ आएगा replace and, यहाँ पर आएगा ये जो and है यहाँ पर with आएगा आपका। ओके, तो ये बन जाएगा आपका with। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बट ही वॉज नॉट ट्राइड इट एट ऑल। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स है उस तरह आप देख सकते हैं इसको। फिर आता है नेक्स्ट 95, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड द गिवन सेंटेंसेस। यानी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये। मेडिसिन गिवन टू काउंट्रैक्ट पॉइजन मीन्स एक मेडिसिन जो पॉइजन्स को डिस्ट्रैक्ट करती है, मीन्स उसके प्रभाव को, इफेक्ट को कम करती हैं, दैट इज़ एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीडोट या एंटी फंगल। और ये बहुत फेमिलियर वर्ड है, ये बहुत बार आया हुआ एग्जाम्स में भी। तो ये है एंटीडोट। एंटीडोट यानी ऑप्शन सी। एंटीडोट मीन्स क्या होता है, आर मेड अप ऑफ द पॉइजन्स ऑफ, जैसे एग्जाम्पल्स हो गया ऑफ स्नेक्स। ओके, देन वी मूव टू हिंदी पोर्शन। अवनी का पर्यायवाची है। अवनी क्या होती है, अंबर, माता, सूर्य या पृथ्वी। अवनी का जो ऑप्शन है ऑप्शन डी। पेड़ से सेब गिरा, वाक्य में से क्या है, ये कौन सा है, कारक है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है। तो ये है आपका कारक। यानी जितने भी कर्ता ने कर्म को करण से, तो इस तरह के जो आपके कारक होते हैं ये उनमें से हैं कारक। फिर है 98, खिड़की है तद्भव शब्द, विदेशज शब्द, देशज शब्द या तत्सम। खिड़की जो है आपका वो ये देसी शब्द है। ठीक है, यानी देशज शब्द जिन शब्दों की उत्पत्ति का हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। देन 95, परिच्छेद का संधि विच्छेद। संधि इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ
हिंदी बिकॉज ये हर एग्ज़ाम्स में आता है। तो इसमें ये क्या पूछा गया है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, परि प्लस छेद, परिच्छेद, परिच्छेद, परि प्लस छेद। ठीक है, अगर संधि को हम रूल्स के इसके अकॉर्डिंग याद करते हैं तो वी नेवर फॉरगेट इट। तो इसका जो आएगा, यदि छः से पहले कोई स्वर हो, ये स्वर व्यंजन का खेल होता है इसमें। तो अगर छः से पहले कोई स्वर हो तो छः के स्थान पर च और छ हो जाता है, ये याद रखना है इसमें बस। ओके, तो आपका जो आंसर है 99 का सी। फिर आता है और लास्ट क्वेश्चन, काठ का उल्लू। काठ का उल्लू का अर्थ है लकड़ी की वस्तु, बहुत बड़ा मूर्ख, बहुत बुद्धिमान या थोड़ा मूर्ख। यानी यहाँ पर जो काठ का उल्लू हो गया वो बहुत बड़ा मूर्ख, यानी ऑप्शन बी। बिकॉज इस वाक्य का जो प्रयोग है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं 3 दिन से एक ही पाठ पढ़ा रहा हूँ और तुम्हारे समझ में नहीं आता, तुम तो निरे काठ के उल्लू हो, इस तरह से। इस तरह आपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। सारे अगर टॉपिक्स कवर करने हैं तो आप इस तरह के पेपर्स को ज़रूर करें। So I hope you have understood all the topics. So thank you so much.